व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जुल्फिकार बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जुल्फिकार साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर से मुताल्लिक है, जिन्होंने इस्लामाबाद में सेमिनार में की। हम जानते हैं कि पानी को वेपनाइज कर दिया गया है। ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल किया, और इंडिया जो हमारा पानी बंद करने की हमें धमकी बार बार लगाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी करने की बात करता है। और बिलावल साहब ने पहले भी ये बात कही है कि अगर सिंधु का पानी बंद हुआ तो फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि याद रखोगे। ऑलरेडी मुंह तोड़ जवाब दे भी चुके हैं हम बनियान और मरसूस मार्का है हक में। आपकी नजर में ये जो वाटर की वेपनाइजेशन इन द वर्ल्ड है राइट नाउ, इंडिया भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और बड़े कहकर गए हैं कि तीसरी जंग अजीम पानी पर होगी। जुल्फिकार बदर साहब, योर ओपिनियन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है पानी के सिंधु के हवाले से, और यहाँ आपने जो जिक्र किया कि तीसरी जंग अजीम के हवाले से, और ईरान के पानी के आपने बात की, और पाकिस्तान के पानी की, ये सारी चीजें फर्क मामलात हैं। देखिए, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फूड सिक्योरिटी, आपका खाना पीना, रहन सहन, सारी चीजें पानी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, लोगों का सारा मामला है, वो पानी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ईरान ने जो पानी का रास्ता बंद किया, वो समुद्र पानी था, वो एक गुजरगाह थी जहां पे वो सारा मामला था। उनका उस पानी के साथ जो है वो इनकम का जरिया बनती थी, तो वहां से उनको इनकम आती थी, वहां से उनका पीने का पानी का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान का जो पानी इंडिया बंद करके एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो बेसिकली पाकिस्तान के जो खेतों को हरियाली देने के लिए, आपकी फसलों को पानी देने के लिए, आपके पीने के पानी के लिए, आपकी शहरों के पानी की सपोर्ट के लिए, आपको रेगुलर पानी की जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो है, वो जो हमारा हिस्सा बनता है, उसको वो रोक रहे हैं। तो ये ज्यादती कर रहे हैं इंडिया वाले। तो उसके ऊपर अगर इंडिया वाले इस चीज को रोकेंगे या मामला करेंगे कि जी अगर पानी नहीं देंगे और मामला करेंगे, तो उसके ऊपर आपको पता है फिर तो किसी टाइम पे भी हम जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। और हम अपने सर्वाइवल के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं कि हमने अपने पानी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपने खाने पीने, रहन सहन, अपनी फसलों की बहाली के लिए, जिसके लिए पानी एक बेसिक नेसेसिटी है, अगर इंडिया रोकेगा तो इसके ऊपर हम हर मुमकिन हर पॉइंट पे जाने को तैयार होंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो इस पे हमारी कौम भी तैयार है, लीडरशिप भी तैयार है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, पोटेंशियल भी है, और हमारा इस सारी चीज के अंदर जो है विजन क्लियर है। तो लिहाजा इसके अंदर इंडिया को सोचना है कि इंडिया क्या करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है। अगर वो हम अपने हमसाये का पानी रोक दे तो आप खुद सोचें कि क्या मामला बनेगा, कैसी चीज चलेगी। तो आपकी हमसाये के साथ तो लड़ाई होगी। तो ये सारी चीज के अंदर आप देखें कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोके और पाकिस्तान का पानी की जो नीड है वो पूरी ना हो, तो फिर हमें तो प्रॉब्लम आएगी, आपको, हमें सबको प्रॉब्लम आएगी। तो ये जंग तो चलेगी, फिर तो ये जंग रुकेगी नहीं। अगला मेरा सवाल आपसे, इस वक्त आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक कंडीशन एक चैलेंज है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी भी हो रही है, कश्मीर का मसला भी है, आपको नौजवानों का मसला भी है। आप जानते हैं जुल्फिकार साहब, बेरोजगारी, महंगाई ने नौजवानों को किस तरह परेशान कर रखा है। आपकी नज़र में जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, इससे आपको पाकिस्तान नबरदाश्मा होते हुए नजर आ रहा है, इनसे मुकाबला करते हुए नजर आ रहा है, या इनके सामने हथियार डालते हुए नजर आ रहा है? जुल्फिकार साहब, देखिए, पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो ये बहुत सारे आपने मेंशन किए। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन की वजह है, और दुनिया के हालात हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो हमें इसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है, हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात का है, और यूथ का, हमारी जो आबादी बढ़ी है उसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। यूथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम इस सारी चीजों को अगर चैनलाइज कर पाएंगे, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का भी जो है वो हमें इशू है, और ये सारी चीजें जो है ये एक ही चीज से मैनेज हो सकेंगे कि हम अपना गवर्नेंस का, अपना पब्लिक पॉलिसी का जो विजन है उसको जो है स्ट्रेट करें, उसको लॉन्ग टर्म करें,
اس کے اندر ہم کریں شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، ہم دیکھیں کہ کیسے ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ اکیلے اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکتی. اس پہ تو آپ کو ملٹی پارٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو کا ایک لانگ ٹرم ویژن بنانا ہے، جس کے اندر آپ نے ان تمام مسائل کا حل نکالنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کشمیر کے اندر کیا پالیسی رکھنی ہے، وہاں کے لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کے فیوچر میں ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، انڈیا کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. انڈیا پانی روکتا ہے تو کیا معاملہ ہوگا، اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ہوگا، اگر وہاں سے ہمیں یہ ایشوز آئیں گے تو ہم نے ان کا آلٹرنیٹ کیا بنانا ہے، ہم نے گورننس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، ہم نے ٹرانسپیرنسی کیسے لانی ہے، ہم نے اپنے یوتھ کو جو ہے وہ کیسے فیوچرسٹک جو ہے بنانا ہے، اس کو ٹیکنالوجی سے اکوپ کرنا ہے، گورننس پاکستان کے اندر کرنی ہے، ہم نے بیوروکریسی کو کیسے اکوپ کرنا ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے جو ہے چیلنجز ہیں، لیکن اس چیلنجز کا حل یہی ہے کہ ہم تمام سیکٹرز آف دا سوسائٹی ایک ڈیلیبریٹ ڈیسیشن کریں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، چیزیں کریں. اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز بھی ہوں، ان کی لیڈرشپ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، بیٹھ کے اس کا باری باری کریں. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بہت ساری ہرڈلز ہیں، بیوروکریسی میں بہت سارے قابل لوگ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا پوٹینشیل، ابھی چیف منسٹر پنجاب نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا کہ وہ اپنا پوٹینشیل جو ہے اپنا کام نہیں کرتے، 3-4 گھنٹے کام کرتے، نیند پوری نہیں ہوتی، وہ پرفارمنس نہیں دے پاتے، ڈلیوری نہیں دے پاتے. انہوں نے کہا جو کام کر سکتا ہے تو کرے، باقی چھوڑ دے. تو یہ ایشو پولیٹیکل لیڈرشپ کو گورنمنٹ میں آ کے آتے ہیں. تو انہی ایشوز کی وجہ سے تمام ماضی کی حکومتیں فیل ہوئی ہیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر پائی، وہ پرفارم نہیں کر پائی. تو ہمیں آئندہ کے لیے آج سے یہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا ہم نے ڈلیور کیسے کرنا ہے، پرفارمنس کیسے دینی ہے، پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کرنا ہے، تاکہ یوتھ بھی یہاں پہ جو ہے آپ اس کو چینلائز کریں، وہ یوتھ آپ کے فائدے کی یوتھ بن سکے، آپ اس سے جو ہے ایکسپورٹ کریں ان کی سروسز کو، ان سے فائدہ لیں. آپ نے اس کے بعد پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی کیسے لانی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیسے لانی ہے. جو 17ویں گریڈ کا افسر جاب جوائن کرتا ہے، جب وہ 22ویں پہ ریٹائر ہوتا ہے تو کیا اس کے ایسٹ 17ویں گریڈ کے آفیسر کے طور پہ جب وہ جوائن کرتا ہے تو 22ویں پہ ریٹائر ہوتا ہے، کیا اس کے ایسٹس اور لائبلٹیز اتنے ہی ہوتے ہیں کہ کتنے 100 گنا بڑھ گئے ہوتے ہیں؟ تو ان تمام جو کوسچنز کا جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنی ہے تو ہمیں ٹرانسپیرنسی بھی لانی ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اکوپ کرنا ہے. اور ٹیکنالوجی ایک ایسی ہمارے پاس سمجھے پلس پوائنٹ ہے کہ جس کے ساتھ ہم مل کے ہم چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں اور بہتری لا سکتے ہیں. ذوالفقار صاحب، اگلا بہت ضروری سوال ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پنجاب میں ہو کیا رہا ہے حضور؟ ایک طرف پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں CCD ماورا عدالت قتل کیے جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. آج کل یہ چھ مگویا بھی ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت بدلنے والی ہے، PMLN کی حکومت جانے. اب یہ جو ایک قانون سازی پنجاب کے اندر ہو رہی ہے جس بل کا نام ہے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز بل، اور ملک احمد خان صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں اپنے سٹاف سے کہ یہ بل آ گیا اسمبلی سے، کمیٹی میں بھی چلا گیا ہے، کب آیا، کیسے گیا؟ اور اس بل کے اوپر تنقید یہ ہے ذوالفقار صاحب کہ اس سے پولیس حکام کو، ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی لوگوں کے فریز کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاسپورٹس NIC کینسل کر سکتے ہیں، ان کے ایسٹس موویبل اموویبل اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں، ان کے لیپ ٹاپس، ان کے کمپیوٹرز، ان کے موبائل فون ضبط کیے جا سکتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کیے جا سکتے ہیں. اور ملک احمد خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ انگریزوں کا دور یاد آ رہا ہے، مارشل لاء کا دور یاد آ رہا ہے جہاں پہ ایک غنڈہ ایکٹ ہوا کرتا تھا. ذوالفقار بدر صاحب، یور اوپینین سر اس خبر کے اوپر. دیکھیں، غنڈہ ایکٹ تو بہت بڑی چیز تھی، انگریزوں کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جتنی سختی آپ کرنے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے یہ کمزوری ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی، جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی تنقید ہوگی تو آپ نے اس کو
पेशेंस और टॉलरेंस के साथ बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि इसको एड्रेस करना है। और इसको एड्रेस करने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने ये जो है सजेशन दी होगी और अपने पास ही इख्तियारात रखने को किया होगा। अदालतों को बंद कर देना चाहिए अगर इस तरह की चीजें करनी है। ऐसी अदालतों का फायदा कोई नहीं कि जब सारे फैसले जो है एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ने ही करने हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, वो परफॉर्म नहीं करेंगी, पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी जगह छोड़ेगी तो कोई ना कोई उनकी जगह लेगी। तो ये वही प्रॉब्लम है कि जब मलक अहमद खान साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो जाहिर बात है जब पॉलिटिकल लीडरशिप और उसको सजेशन देने वाले, बाकी मामलात करने वाले लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ या किसी एक के साथ मुशावरत करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर के साथ नहीं करेंगे, तो इस तरह का मामला आएगा। ये जो बिल लाना चाह रहे हैं ये फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सेन पर्सन, कोई भी पॉलिटिकल सोच रखने वाला या डेमोक्रेटिक आदमी सीसीडी को भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सीसीडी देखिए सीसीडी की भी मैं आपको बात बता देता हूँ। सीसीडी को भी आपने गुंजाइश दी है ना, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी उस तरह के फैसले कर नहीं पा रही, यहाँ पे पुलिस उस तरह का इंतजाम संभाल नहीं पा रही। आप देखें कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस का यही काम है कि जो करे जुर्म करे उसको पकड़े। अब देखिए पुलिस के अंदर जब एक नई पुलिस का महकमा बनेगा, इसका मतलब है कि रेगुलर पुलिस वो काम नहीं कर पा रही थी कि आपको सीसीडी बनानी पड़ी। इसका मतलब है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था अदालतों से, तो आपको सीसीडी बनानी पड़ी। आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे पुलिस या एग्जीक्यूटिव के लोग, जुडिशरी के लोग, तो सीसीडी बनानी पड़ी। सीसीडी एक अगर गलत काम कर रही है, मावरा आइन से ऊपर जाके काम कर रही है, तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कंडेम्ड करेंगे। लेकिन जब अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, लोग बेगुनाह होंगे और उनके साथ ज्यादती की जाएगी और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, तो फिर एक सीसीडी नहीं होगी। फिर यहाँ पे कई किस्म की सीसीडी, उसका कोई भी नाम दिया जा सकता है, वो यहाँ पे मार्जे वजूद में आएंगी और लोगों को फिर इंसाफ देंगी। मैं जो पहले बात कर रहा था कि जब आप प्रॉपर काम ना करें और किसी और को स्पेस दें, तो फिर कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई चीज ऐसी हरकत में आती है जो कि लोगों को वो करती है। अगर ये जो काम सीसीडी कर रही है, अगर रेगुलर पुलिस ये काम करती, लोगों को कई कई माह, कई कई साल जो है लोगों को इंसाफ के लिए दर दर की अदालतों की ठोकरें ना खानी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बदर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, पंहिंजो फीडबैक ज़रूर ॾिजो, तव्हांजो फीडबैक तमाम ज़रूरी आहे असां लाइ, असांजी गाइडेंस लाइ। पंहिंजो ख्याल भी रखिजो। सुभाणे वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।